हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, शिक्षण के सिद्धांत। ठीक, आपकी सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें आपका अध्याय 3 है और अध्याय 3 में अध्याय का नाम है शिक्षण के सिद्धांत। ठीक, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको अपनी तैयारी को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए और अभी से अपनी तैयारी को एकदम मजबूत कर लीजिए। आपको पढ़ना है और बाकी टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है, तो आपको दोनों चीज़ों पर फोकस करना है, अपने सेमेस्टर पर और सेमेस्टर के साथ साथ अपने यूपी टेट के एग्ज़ाम पर। ठीक, तो आपको दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर के चलना है। टाइम टेबल के हिसाब से थोड़ा सा मैं बता दूं तो आपको क्या करना है कि 3 घंटे आपको डीएलएड को देना है, बाकी के 4 घंटे आपको यूपी टेट की क्लासेस को देना है। तो आपका 3 घंटे यहाँ पर हो गया डीएलएड में, 4 घंटे यूपी टेट में हो गया, टोटल आपके 7 घंटे हो गई। ठीक, तो 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक, क्योंकि आपके पास टोटल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आप 7 घंटे अपनी पढ़ाई को दे देते हैं तो आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। और आपकी जो, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर के साथ साथ आप यूपी टेट की तैयारी कर लेते हैं और यूपी टेट आपका क्लियर हो जाता है तो आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे फोर्थ सेमेस्टर का, आप फ्री हो जाएंगे कि मुझे टेट भी देना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस टेट को आप सेमेस्टर में ही क्लियर कर लेना, उसके बाद आप सुपर टेट की तैयारी करना। ठीक, सुपर टेट की भी क्लासेस हम चलाएंगे, लेकिन अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है, उसके बाद यूपी टेट की साथ ही साथ। ठीक, दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी तो आपके लिए यह बहुत ही बेनिफिट की बात है, क्योंकि आप अभी से पास कर लेते हैं तो आपका जो यूपी टेट है मान्य होगा, वैलिड होगा। तो अभी से यह नियम लागू हुआ है तो आपको यह चीज़ें समझ के चलनी चाहिए। आपके साथ आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण। शिक्षण क्या है? शिक्षण को हम बोलते हैं टीचिंग। क्या बोलते हैं? टीचिंग। एक अच्छा शिक्षक सदैव अपनी शिक्षण प्रक्रिया के नवीनतम परिवर्तन लाने में प्रयास करता है, जिससे बालक सफल बनने में सहायक हो सके। यानी कि टीचर क्या करता है कि अपनी जो पढ़ाता है, शिक्षण प्रक्रिया कराता है, उसमें हमेशा अच्छे से अच्छा प्रयत्न करने की कोशिश करता है। बच्चे को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है और अपनी जो शिक्षण विधि है उसमें बदलाव लाता रहता है कि बच्चे की समझ में किसी न किसी तरीके से आए, बच्चा समझे चीज़ों को। तो वही क्या करता है, शिक्षण कहलाता है। शिक्षण कहलाता है, टीचर यही करता है कि अपनी शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझाए, वही क्या कहलाता है, टीचिंग कहलाता है। ठीक, और बच्चे आखिर में आकर के सफल बने। ठीक, हमने शिक्षण का मतलब समझ लिया सिंपल सा कि टीचर क्या है, एक अच्छे से अच्छा सदैव अपनी शिक्षण प्रक्रिया में बदलाव करता रहता है, बच्चे को समझाने के हर प्रयत्न करता रहता है ताकि बच्चा है सफल बन जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण के सिद्धांत की। शिक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं, सिद्धांत के आधार की, कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक कला भी है और एक साइंस भी है। ठीक, क्या है? कला भी है और विज्ञान है टीचिंग। ठीक, सीखने के सिद्धांत शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित किए जाते हैं, क्योंकि बच्चा है सीखता है तो वह सिद्धांतों के अनुसार सीखता है। ठीक, उन्हें हम सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं, सीखने के सिद्धांत को। ठीक, शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन प्रक्रिया है, यानी कि बच्चा है वह स्वतंत्र तरीके से सीखता है, ना कि अनुशासन में। तो शिक्षण है वह एक स्वतंत्र अनुशासन है। ठीक, शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता की बात करते हैं तो शिक्षण कार्य में सफलता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को शिक्षण कार्य में सफलता प्राप्त करने हेतु धैर्य व आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। ठीक, किसकी आवश्यकता होती है? टीचर को धैर्य की और आत्मविश्वास की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक, शिक्षण के सिद्धांत अनुभवों को निहित रखते हैं। शिक्षण सिद्धांत क्या करते हैं? बच्चे के अनुभवों को निहित रखते हैं। ठीक,
शिक्षण सिद्धांतों के द्वारा प्रभावशाली शिक्षक बनाने की ओर आकर्षित किया जाता है। यानी कि इन सिद्धांतों के द्वारा क्या होता है कि प्रभावशाली टीचर बनाने की ओर आकर्षित करता है। ठीक, शिक्षण सिद्धांत से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। शिक्षण सिद्धांत से क्या होता है, ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ठीक, ज्ञान बढ़ता रहता है। अब जानते हैं शिक्षण के सिद्धांत। ठीक, शिक्षण के अनेक सिद्धांत हैं, इनसे प्रमुख विवरण निम्नलिखित हैं। जानते हैं शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। पहला होता है करके सीखने का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है, करके सीखने का सिद्धांत। ठीक, बच्चा है स्वयं से करके सीखेगा तो चीज़ें उसकी क्लियर होंगी। ठीक, बालक स्वयं से ही क्रियाशील होते हैं, उनमें आंतरिक शक्तियाँ रहित होती हैं। यानी कि आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, बच्चा है स्वयं से सीखता है। जो बालक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, इसलिए छात्राओं को करने के अवसर अधिक प्रदान करने चाहिए, क्योंकि छात्राओं को नहीं, छात्रों को करने के अवसर अधिक प्रदान करने चाहिए, क्योंकि बालक अधिक जल्दी सीखता है और सीखने के कई फायदे हैं। ठीक, बच्चा है यानी कि लर्निंग बाय डूइंग कराना है, यानी कि करके सीखने पर बच्चों को फोकस कराना है कि बच्चे खुद से करके सीखें तो बच्चे की समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक, इसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि बालक स्वयं से क्रियाशील हों, यानी कि स्वयं से कार्य को करें। ठीक, कक्षा तो एक तो कक्षा में छात्र सक्रिय रहेंगे, क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग से बच्चे हैं क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक, बच्चे क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो आपको क्या करना है, बच्चों को एक्टिव रखना है। दूसरा, सीखा हुआ ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। सीखा हुआ ज्ञान क्या होगा, बिल्कुल स्थायी हो जाएगा, बच्चे की समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि बच्चा करके सीख रहा है। ठीक, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा है करके सीख रहा है तो बच्चे का ज्ञान है वह स्थायी हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड की, प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक, सेकंड आता है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा किसी भी कार्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रेरणा सीखने का एक सशक्त आधार है। प्रेरणा से ही छात्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी कि प्रेरणा का होना बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चा है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब तक बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बच्चा है किसी कार्य को नहीं कर सकता है। लेकिन प्रेरणा का होना इतना ज़रूरी है कि बच्चा उस कार्य को, अपने लक्ष्य को एक न एक दिन अपने लक्ष्य तक वहाँ तक पहुँच सकता है। किसके माध्यम से, प्रेरणा के माध्यम से। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 3 पॉइंट है हमारा रुचि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत में बात करते हैं कि सीखने में रुचि का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बच्चे में जब तक किसी कार्य को करने की, सीखने की रुचि नहीं होगी तो बच्चा उस कार्य को नहीं कर सकता है, क्योंकि उस बच्चे की उस कार्य को करने में रुचि नहीं है। बच्चे का मन नहीं है किसी कार्य को करने का, तो वह किस तरीके से कर सकता है। आप भी यह समझते हो कि जब आपका मन नहीं होता है किसी कार्य को, आप किसी कार्य को करने में आपकी रुचि नहीं होती है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या कहलाता है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत यही कहता है कि अधिकांश छात्र कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। यानी कि बच्चे की जिस कार्य में रुचि होती है, बच्चा उसी कार्य को करना स्टार्ट करता है, करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। लेकिन जब तक बच्चे की रुचि नहीं होती है तो वह उस कार्य को नहीं कर सकता है। ठीक, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए रुचि का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि टीचिंग प्रक्रिया को एकदम मस्त बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए किसका होना ज़रूरी है, रुचि का होना ज़रूरी है। ठीक, बच्चा है करके सीखना चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत भी कहता है कि बच्चे को प्रेरणा होनी चाहिए। ठीक, प्रेरणा देनी चाहिए और बच्चे में रुचि होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं 4th नंबर की, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। ठीक, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है कि सीखना वह शिक्षण दोनों ही एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। जब तक सीखने और सिखाने की क्रिया एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता, शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्य विहीन होती है। यानी कि बच्चा है किसी कार्य को निश्चित तरीके से, निश्चित उद्देश्य के साथ नहीं करता है तो सीखने की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, उथल पुथल हो जाती है, बिल्कुल विहीन हो जाती है। ठीक, तो बच्चे का सीखना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक, किसी भी पाठ के शिक्षण का एक सुनिश्चित उद्देश्य होता है, जिसका ज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रोचकता एवं
प्रभावशीलता क्या लाता है। ठीक, प्रभावशीलता लाता है किस तरीके से कि शिक्षण का एक सुनिश्चित उद्देश्य क्या होता है कि जिसका ज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रोचकता और प्रभावशाली रहता है। यानी कि बच्चे की किसी कार्य करने में रुचि होनी चाहिए, तभी बच्चा है उसे अपनी शिक्षण प्रक्रिया को बिल्कुल प्रभावशाली बना सकता है, अट्रैक्टिव बना सकता है। तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत यही कहता है। अब बात करते हैं 5th नंबर पर नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि एक प्रभावशाली शिक्षक वही माना जाता है जो कक्षा में प्रवेश करने से पहले पढ़ाने की पूर्व की रूपरेखा, पढ़ाने की विधि, बनाने में काम आने वाली सहायक सामग्री आदि पूर्व की योजना बना लेता है। नहीं समझे, मैं समझाती हूँ। नियोजन का मतलब होता है कि टीचर है जब बच्चे को पढ़ाता है तो पढ़ाने से पहले, स्कूल आता है उससे पहले टीचर को एक योजना बनानी चाहिए कि बच्चे को हम इस तरीके से आज इस चीज़ को समझाएंगे और बच्चे के इस तरीके से नहीं समझ में आएगा तो इस तरीके से, यानी कि दूसरा तरीके से समझाएंगे। तो टीचर है उसे पहले ही योजना बना लेनी चाहिए कि बच्चे को चार्ट के माध्यम से, बच्चे को ड्राइंग के माध्यम से, मैप के माध्यम से, बोर्ड पर लिख करके किसी तरीके से बच्चे को समझाना है, लेकिन बच्चे को समझाना है ही। ठीक, तो नियोजन का सिद्धांत यही कहता है कि पहले पढ़ाने से पहले बच्चे के लिए जो आप पढ़ाएंगे उसकी पहले ही योजना बनानी चाहिए कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है, क्या करना है। ठीक, अब आता है 6 नंबर पर चयन का सिद्धांत। ठीक, चयन का सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य के अनुसार पाठ्य वस्तु का चयन करना है। चयन का मतलब होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ाया है अध्यापक ने, उसी के अनुसार आज पढ़ाने के बाद कल कौन सा चैप्टर पढ़ाएगा टीचर। तो आप बिल्कुल पहले से ही बिल्कुल चयन कर लेना चाहिए कि आज यह पढ़ाना है तो कल वह पढ़ाना है, और किस तरीके से पढ़ाना है तो वह पहले ही योजना बना लेनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 7वें नंबर पर आता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे में 2 बच्चे होते हैं लेकिन उन दोनों बच्चों में समान भिन्नता नहीं होती हैं, क्योंकि वह कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी तरीके से अलग होता है। रुचि के माध्यम से हो सकता है या फिर अपने शारीरिक माध्यम से या किसी भी अन्य तरीके से हो सकता है। समझते हैं थोड़ा व्यक्तिगत भिन्नता के विषय में। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है कि मनोविज्ञान के अनुसार कोई भी 2 छात्र समान नहीं होते। यानी कि कोई भी 2 छात्र हैं वह बिल्कुल समान नहीं होते। प्रत्येक छात्र की अपनी रुचि, योग्यता आदि भिन्न भिन्न होती हैं। शिक्षक को शिक्षण करते समय इस भिन्नता का ध्यान रखना आवश्यकता है, क्योंकि 2 बच्चे समान नहीं होते। किसी न किसी माध्यम से 2 बच्चे हैं बिल्कुल अलग होते हैं, किसी भी परिवेश में हो, चाहे वह समाज के में हो या किसी भी तरीके से 2 बच्चे समान नहीं हो सकते। ठीक, समानता रखते हुए भी समान नहीं रह सकते। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर पर आता है लोकतांत्रिक सिद्धांत। यानी कि लोकतांत्रिक सिद्धांत होता है अच्छे शिक्षण का आदर्श शिक्षार्थी को स्वतंत्र बनाता है। यानी कि अच्छा शिक्षण है वह बच्चे को क्या बनाता है, आदर्श शिक्षार्थी बनाता है और स्वतंत्र बनाता है। ठीक, तो लोकतांत्रिक सिद्धांत का होना बहुत ही आवश्यक है। 8वें नंबर पर 8 हमारे यहाँ तक हो गए। अब हम बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि क्या होती है कि शिक्षण का उत्तरदायित्व एक उच्च शिक्षक की तुलना माली से की जा सकती है। जिस प्रकार एक माली पौधे को सींचता है उसी प्रकार एक शिक्षक विद्यार्थी को अपने ज्ञान से सींचता है। यानी कि शिक्षण अभिरुचि का मतलब क्या होता है कि एक माली होता है वह जिस तरीके से अपने पेड़ पौधों को सींचता है उसी तरीके से एक शिक्षक है अपने स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थियों को अपने ज्ञान से सींचता है। ठीक, तो यही हमारा क्या है, शिक्षण अभिरुचि है। ठीक, तो एक शिक्षक है, एक माली होता है वह क्या करता है, अपने पौधों को सींचता है। उसी प्रकार एक शिक्षक है वह अपने ज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों को सींचता है। ठीक, शिक्षण की विधियों की बात करते हैं तो किंडरगार्टन पद्धति का विकास जर्मन निवासी फ्रॉवेल ने किया था। यह बालकों की खेल खेल में शिक्षण पर बल देता है। यानी कि फ्रॉवेल का कहना था, किंडरगार्टन थे फ्रॉवेल, तो इनका कहना था कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। और फ्रॉवेल कहाँ के निवासी थे, तो यह जर्मन के निवासी थे।
ठीक, अब बात करते हैं मारिया मॉन्टेसरी की। मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षण पद्धति में बालकों की ज्ञानेंद्रियों के विकास पर विशेष बल दिया था। यानी कि बालकों की ज्ञानेंद्रियों पर मारिया मॉन्टेसरी ने बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान दिया था। उसी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई थी। ठीक, तो चलिए यहाँ तक शिक्षण की 2 विधियाँ पढ़नी हमने। कौन सी? पहली तो पढ़ी फ्रॉवेल की, दूसरी पढ़ी थी हमने मारिया मॉन्टेसरी की। ठीक, तो चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने सारी क्लासेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रखी हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है। और टेट की भी क्लासेस हमने चला रखी हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और सभी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए और देखिए आपको कितना आता है और कितना नहीं, और आप अपने आपको इतना बेहतर बना लेंगे। देखना आप सेमेस्टर के एग्जाम्स में ही बहुत अच्छे से। ठीक, तो बिल्कुल आपको हर एक चैप्टर को बहुत ही बिल्कुल कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाल विकास की क्लासेस हमने कई करा दी हैं, तो आप उनको भी देखना आपको कितने अच्छे से बाल विकास समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको 2 सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगते होंगे। एक तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, दूसरा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। हम इसको इतना बिल्कुल सरल भाषा में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा देंगे, तो आप हमारे साथ बस बने रहिएगा। शिक्षण का मतलब क्या होता है कि एक शिक्षक सदैव अपनी शिक्षण प्रक्रिया से नवीन ज्ञान के प्रयास से क्या करता है? बच्चे को सफल बनाता है। ठीक, बच्चे को क्या करता है? अपने नए ज्ञान से बच्चे को सफल बनाता है। शिक्षण सिद्धांत के आधार की बात करते हैं। शिक्षण क्या है? कला और विज्ञान दोनों हैं। सीखने के सिद्धांत में शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित किए जा सकते हैं। शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन है। शिक्षण क्या है? एक स्वतंत्र अनुशासन है। शिक्षण के सिद्धांतों की आवश्यकता की बात करते हैं, तो शिक्षण को शिक्षक कार्य में सफलता प्राप्त करने हेतु धैर्य एवं आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। ठीक, शिक्षण सिद्धांत अनुभवों को निहित रखते हैं। शिक्षण सिद्धांत के द्वारा प्रभावशाली शिक्षक बनाने में ध्यान आकर्षित किया जाता है। शिक्षण सिद्धांत से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण के सिद्धांत की। शिक्षण के अनेक सिद्धांत हैं, इनमें से प्रमुख सिद्धांत विवरण निम्नलिखित होते हैं। बात करते हैं, पहला है हमारा करके सीखने का सिद्धांत। बच्चा है किसी कार्य को करके सीखता है, तो बच्चा है वह ज़्यादा ही एक्टिव होता है और उसका ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। अब बात करते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। यानी कि प्रेरणा का सिद्धांत क्या है? बच्चे को सशक्त बनाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। ठीक, अब बात करते हैं रुचि का सिद्धांत। जब तक बच्चे की किसी कार्य को करने में रुचि नहीं होगी तो बच्चा उस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षण प्रक्रिया को बिल्कुल प्रभावी बनाने के लिए रुचि का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, अब बात करते हैं निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। यानी कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या कहता है कि निश्चित उद्देश्य किसी कार्य को करने के लिए नहीं होता है निश्चित उद्देश्य, तो वह कार्य है, वह शिक्षण प्रक्रिया है, बिल्कुल उद्देश्य विहीन हो जाती है। ठीक, क्या हो जाती है? शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्य विहीन हो जाती है। नियोजन का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले टीचर को पूर्व योजना बना लेनी चाहिए, जिससे बच्चा है किसी कार्य को अच्छे तरीके से कर सके। ठीक, अब आता है चयन का सिद्धांत। यानी कि सिलेबस को पहले ही अध्यापक को चयन कर लेना चाहिए कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और कल कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि 2 बच्चे कभी भी समान एनवायरनमेंट में रहने के साथ लेकिन समान नहीं रह सकते हैं। ठीक, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। ठीक, अब आता है लोकतांत्रिक सिद्धांत। ठीक, अच्छे शिक्षण का आदर्श शिक्षार्थी को स्वतंत्र बनाता है। यानी कि अच्छा शिक्षण होगा तो बच्चे को क्या बनाएगा? स्वतंत्र बनाता है। शिक्षण अभिरुचि की बात करते हैं, तो एक उच्च शिक्षक किसी तुलना माली से की जा सकती है। यानी एक अच्छे टीचर की तुलना किससे की जा सकती है? माली से की जा सकती है। जैसे बात करते हैं कि माली एक पौधे को सींचता है, उसी प्रकार एक शिक्षक क्या है? विद्यार्थी को अपने ज्ञान से सींचता है। तो यही क्या कहलाती है? शिक्षण अभिरुचि कहलाती है। ठीक, शिक्षण विधियाँ की बात करते हैं, तो शिक्षण विद्या एक तो फ्रॉवेल की है, दूसरी मारिया मॉन्टेसरी की है। ठीक, फ्रॉवेल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। ठीक, और मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की रहने वाली थी? तो इटली की रहने वाली थी। ठीक, किंडरगार्टन पद्धति का इन्होंने
विकास किया था फ्रोवेल ने और मारिया मॉन्टेसरी ने शिक्षण पद्धति में बालकों की ज्ञानेंद्रियों के विकास पर विशेष बल दिया था। ठीक, तो और किंडरगार्टन का कहना था कि बच्चे हैं खेल खेल के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको 4th चैप्टर के साथ आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना आप कहाँ से जुड़े हैं। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।